नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और आपको बता दूं कि जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं ये एक वक्ता हैं, ये एक कवि हैं, एक समाजसेवी हैं और अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इस समय का हालात है, जो इस समय की सिचुएशन है, वो कहाँ जा रहा है देश और किस तरह से हो रही है शुरुआत। सबसे पहले तो मऊ तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे सीधे सीधे जो इस समय का जो स्थिति है, इस समय पूरा देश अमृत काल मना रहा है। क्या उस सिचुएशन पे हम पहुंच चुके हैं कि हम अमृत काल और अमृत महोत्सव मना सकें? देखिए, अमृत काल में अमृत महोत्सव मना जरूर रहे हैं, लेकिन स्वाधीनता संग्राम को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये स्वाधीनता संग्राम जो है न केवल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा गया, बल्कि दुनिया में मानवता का एक बड़ा संदेश देने के लिए लड़ा गया। तो एक तरफ तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरे तरफ मानवता तार तार हो रही है। देख रहे हैं आप जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से मन क्षुब्ध हो जाता है कि लगता है कि स्वाधीनता के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, संघर्ष किया, वो बेमानी रह गया। जैसे अभी राजस्थान में जो घटना घटी है इंद्र मेघवाल के साथ कि पानी पीने के लिए मार डाला गया, तो ये घटना क्या बताती है कि हम मानसिकता से आज भी गुलाम हैं। उस मानसिकता से जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक सच्चे अर्थों में भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। एक तस्वीर और निकल के आई, बिल्किस बानो का जो आरोपी थे वो बाहर, उनको रिहा करने के बाद माला पहना कर पूरे देश में ये तस्वीर दिखाई गई। तो क्या आने वाले इस समय में क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की तस्वीर दिखाकर? देखिए, हमारा समाज यही रहा है। हमारा समाज ये रहा है जो अच्छे कार्यों को करने वाले हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, सम्मानित किया जाए, और जो गंदे कार्य करने वाले हैं उनको जो है सुधारा जाए, लेकिन इस तरह से जयमाल न किया जाए। और जिस तरह से जयमाला पहनाया जा रहा है, जिस तरह से बानों के साथ जो घटना घटी है, उनके बलात्कारियों को जिस तरह से सम्मानित किया गया, यह इस बात को बता रहा है कि कहीं न कहीं से हम आज भी मानसिक रूप से कुपोषित हैं और हम उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जाति धर्म की दीवारों से जब ऊपर उठेंगे तब हम जो सच्चे अपराधी हैं समाज के, उनको हम दंड दे पाएंगे। सरकार तो बहुत दावे करती है, बहुत बातें करती हैं। आप अक्सर देखा क्या है, आप लेख लिखते रहे हैं। जिस तरह से हालात देश के सुधरने चाहिए, बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, कितना बदला? देखिए, इस समय भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति की जा रही है, जज्बात उघाड़े जा रहे हैं, जज्बातों की खेती की जा रही है। उस बुनियाद पर लोग वोट ले रहे हैं। धर्म और जाति का बिल्कुल नंगा खेल चल रहा है। बुनियादी मुद्दे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो चुके हैं। जो लड़ाई होनी चाहिए बेरोजगारी के लिए, जो संघर्ष होना चाहिए किसानों का वाजिब दाम मिले, उसके लिए अभी तक देखिए 13 महीने से किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन एमएसपी पर सरकार आज भी आनाकानी कर रही है। उसके लिए अभी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, जबकि 13 महीने में लगभग 700 से अधिक किसान हमारे शहीद हो गए और किसानों ने संघर्ष किया और एमएसपी की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री ने वादा किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी एमएसपी को लेकर के असमंजस बना हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। आज बात कर लें पूरे देश में जो राजनीतिक स्थिति है, नेताओं का सौदा कर करके मोटी मोटी रकम दे के जिस तरह से सरकार बनाई जा रही है, गिराई जा रही हैं, क्या लगता है आने वाले समय में ये क्या मैसेज मिलेगा इससे? ये बिल्कुल बाजारवाद का शिकार हो चुका है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो गई है। देख रहे हैं नेता खरीदे बेचे जा रहे हैं, और जिस देश में नेता खरीदे बेचे जाने लगे, जिनको सोचिए जनता ने किस उम्मीद से अपना प्रतिनिधि चुना है, और वो प्रतिनिधि जब खरीदे बेचे जाने लगेंगे, जब उनकी सौदागिरी होने लगी, घोड़े की तरह से, बकरी की तरह से खरीदे जाएंगे, तो वो लोकतंत्र निश्चित रूप से एक खतरे में है। और इसी को बचाना है और इसको जनता के लेवल पर बचाना है। और इसी नाते देखिए, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के नाम पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने दौर की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थीं और उस समय जो बुराइयां थी, उस पर खुल करके उन्होंने लिखा। कहीं भी डरे नहीं, और कलम के जो सच्चे सिपाही हैं वो कभी डरते नहीं हैं। अपने दौर की चुनौतियां, दौर की जो समस्याएं होती हैं, उसको खुलकर बेबाकी से अपना लिखने का प्रयास करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद लिखने का प्रयास किया। जिस तरह से हर घर तिरंगा लगाने की बात हुई, सड़कों पे लोग आके तिरंगा यात्रा निकाले, मगर आपको नहीं लगता कि अभी गांव की पगडंडियां उतनी ठीक हुई नहीं है? लोगों को चलने के लिए रास्ते और रहने के लिए जो मोहल्ले हैं उतने अच्छे मिले नहीं। क्या रीजन रहा इसका? इसका रीजन यही रहा कि जो नेतृत्व है, जो आज़ादी के बाद, साथ खास करके 70-80 के दशक के बाद एक ऐसा नेतृत्व उभर करके आया जो जनसेवा की भावना से प्रभावित नहीं था। वह कहीं न कहीं से काली कमाई करके आया, और काली कमाई करके आने के बाद वो दिन या तो अपनी दौलत को सुरक्षित करने के लिए राजनीति में आए, या अपनी दौलत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने के लिए आए। उनकी चिंता में जनता नहीं थी, और अगर जनता चिंता में रहती तो आज पगडंडियाँ खुशहाल होती,
पगडंडियाँ बहुत बेहतर होती, सड़कें अच्छी होती, विद्यालय होते। आज कहाँ सरकारी विद्यालय, देखिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है पढ़ाने लायक। जो आम आदमी के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज भी बदहाल है। आम आदमी के लिए जो स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए वो बदहाल है। तो ये लोग जनसेवा के नाम पर राजनीति में नहीं गए हैं, ये लोग, इनके पास आर्थिक ताकत आ गई। 3 तरह के लोग आए। एक तो आप देख रहे हैं घोर अपराधी जो बाहुबली थे, बाहुबली राजनीति में प्रवेश करने लगे धीरे धीरे। इसके बाद धनपशु प्रवेश करने लगे। अब देखिए राज्यसभा में उद्योगपति भी जाने लगे और सस्ती लोकप्रियता हासिल करके किसी भी क्षेत्र से, आज भोजपुरी में देखिए अश्लील गीत गाने वाले और भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करके राजनीति में उतर आए और वही लोग हमारे नेता हो गए। जो सच्चे नेता थे, सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता थे, जो जनसेवा के नाम पर राजनीति करने आते थे, वो कहीं न कहीं से हाशिए पर धकेल दिए गए। आप घोसी से आते हैं। घोसी लोकसभा भी क्षेत्र है, विधानसभा भी क्षेत्र है, मगर सबसे बदहाल स्थिति घोसी का भी है। न एक विचार गोष्ठी करने के लिए यहाँ पे कोई संग्रहालय है, न यहाँ पे बस अड्डा सही है, न रेलवे स्टेशन की बात कर लें तो वो तो अभी कार्य योजना में चल रहा है। यहाँ की सड़कों की बात कर लें तो बहुत बुरी दशा में है, और यहाँ के प्रतिनिधियों की भी बात कर लें तो आउट ऑफ सिटी ही रहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? घोसी को पता नहीं क्या हो गया है, घोसी की जनता को, अब मैं क्या कहूँ, मैं भी उसी में आता हूँ कि घोसी के लोगों ने जहाँ एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसे व्यक्ति को नेता चुना। एक समय अलगूराय शास्त्री यहाँ से सांसद हुआ करते थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर बात करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर अलगूराय शास्त्री जी इस तेवर के नेता थे कि उनसे आंख में आंख मिला के बात करते थे। जी हजूरी वाले नेता नहीं थे, गणेश परिक्रमा करने वाले नेता नहीं थे। इसके बाद आप देखेंगे बाबू झारखंडे राय, जो भगत सिंह के इनकलाबी नारों की गूंज से क्रांतिकारी हो गए और अपना घर द्वार छोड़ करके उन नारों के साथ लड़ते रहे। हारी बेगारी के खिलाफ लड़ा, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी आवाज़ संसद में गूंजती थी। उसके बाद आप देखेंगे जय बहादुर सिंह को, बाबू उमराव सिंह को, ये सारे लोग बड़े तेवर के नेता थे। लेकिन 90 के दशक में पता नहीं क्या या ये घोसी को लग गया, क्या कौन सा रोग लग गया कि ऐसे लोग चुन करके जाने लगे जिनकी पहचान, मतलब समझिए कि घोसी का कोई पहचान ही नहीं रह गई। कल्पनाथ राय के बाद आप देखेंगे तो एक ऐसी पीढ़ी यहाँ पर नेतृत्व करने आई जो मतलब जानता ही नहीं संसद में कि घोसी का कोई सांसद, वरना पूरा देश जानता था। तो ये हमको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि ये जो क्रांतिकारी धरती रही है, यहाँ क्रांति के बीज उठे हैं। देखिए शहीद उर्दू ऐसे नहीं कहा गया, उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिलाने वाला व्यक्ति इसी घोसी की माटी का था। इसी की घोसी की माटी से ही जय बहादुर सिंह ने 1968 में लखनऊ विधानसभा के सामने धरना दिया कि उर्दू को दूसरी जबान होना चाहिए। जब विधानसभा में ये बहस चल रही थी और कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि उर्दू बाहरी मुल्कों की ज़बान है, अरब की ज़बान है और ये तफरके की भाषा है, तो उस समय जय बहादुर सिंह ही खड़े हुए कहे कि नहीं, ये मोहब्बत की ज़बान है, आज़ादी की लड़ाई की ज़बान है। जिस तरह से हिंदी आज़ादी की लड़ाई की ज़बान है, उसी तरह से उर्दू भी आज़ादी की लड़ाई की ज़बान है और इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा आपको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने 13 दिन अनशन किया। डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन फिर भी वो अनशन किए और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा देना पड़ा। तो ये इतिहास घोसी का रहा है। इसके अलावा आप देखिए घोसी की माटी के सपूतों का इतिहास कि 1948 में नौशेरा में ब्रिगेडियर उस्मान सेना के बड़े पद पर थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने, जिन्ना की हुकूमत ने उनको ऑफर भी दिया था कि आप आइए, आप हमको सेनाध्यक्ष बनाते हैं। उसको लात मार दिया उन्होंने। और बड़े स्तर के अधिकारी की अगर सबसे पहली शहादत हुई है भारत में तो वो ब्रिगेडियर उस्मान की हुई है। तो ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन इस दौर के जो सांसद और प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से घोसी का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो घोसी की तुलना दी जाती थी। बात कर लें हम, लगातार विपक्षियों के घर पे रेड पड़ रही है सीबीआई और ईडी की, इसको कैसे देखते हैं आप? राजनीति में भी काफ़ी दिनों से रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं आप एक पार्टी के। देखिए, ये लोकतंत्र को कुचलने का काम है और एक स्वस्थ लोकतंत्र, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोधी दलों के हारने के बावजूद भी अपने मंत्रिमंडल में 5-6 ऐसे लोगों को रखा जो दूसरे दलों के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा, तमाम ऐसे लोगों को रखा जो दूसरे दलों से आते थे और उन लोगों को सरकार के ओहदे दिए। इसके अलावा भी देखिए, इस देश में विपक्ष को, मजबूत विपक्ष रहेगा तो सरकार की आलोचना करेगा। बहुत सारे लोग नेहरू के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने विपक्षी दलों को इस तरह का अवसर दिया कि वो संसद में रहें और बोलें ताकि अच्छी बहस हो। संसदीय जनतंत्र इसी पर टिका भी रहता है।
और आप देखेंगे राजीव गांधी जी ने, राजीव गांधी भी इस एक दौर में थे जब अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते थे और उनको अमेरिका भेजा था इलाज करने के लिए कि आप अपनी बात भी रखिएगा और अपना इलाज भी करा लीजिएगा। नरसिंहा राव ने यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। लेकिन ये दौर बहुत खतरनाक है, विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं है तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र वह नहीं है, क्योंकि एक तरफा लोकतंत्र नहीं चल सकता है। पक्ष और विपक्ष का मजबूत होना दोनों जरूरी है, तभी जनता के सवालों पर अच्छी बहस होती है और तभी जो है जनता के लिए अच्छी नीतियां बनती हैं इस देश के अंदर। तो ये थे प्रखर वक्ता और प्रवक्ता और समाजसेवी मनोज कुमार सिंह जी। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय।